एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जलवत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमोला कवियों की चौपाल का आज परमानंद का विषय है कि आज सतमोला कवियों की चौपाल 17 वर्ष पूर्ण कर 18वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। सतमोला कवियों की चौपाल का ये विशेष हम 5 एपिसोड पूरे अगस्त में हम चलाएंगे। सतमोला कवियों की चौपाल का प्रारंभ 15 अगस्त 2004 को साधना टीवी पे प्रारंभ हुआ और आज तक निरंतर जारी है, आगे भविष्य में भी अनवरत चलता रहेगा। सतमोला कवियों की चौपाल में आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज सतमोला कवियों की चौपाल में आज हमारे मध्य उपस्थित हैं देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली विधानसभा के माननीय अध्यक्ष रामनिवास गोयल जी। जोरदार ताली के साथ हम रामनिवास गोयल जी का स्वागत करते हैं। सतमोला कवियों की चौपाल का ये प्यारा सा छोटा सा प्रांगण, प्रवीण आर्या जी का निमंत्रण और अनिल जी मित्तल जो मेरे मित्र भी हैं, खाली वो व्यापारी नहीं, वो दानदाता भी है। हमारी यहाँ संस्था चलती है सूर्यनगर में, इनके घर के पास ही महाराजा अग्रसेन सेवा संस्थान डायग्नोस्टिक सेंटर है, चैरिटेबल, उसमें बहुत योगदान देते हैं। जब मुझे पता लगा चौपाल का स्थान भी यही है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने अनिल जी से, हालांकि कल भी मिले थे, हम 3-4 घंटे बैठे, आज इनसे मिलना हुआ दोबारा से। मैं प्रवीण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि एक अच्छा, जहां व्यक्ति बैठकर कुछ विचार करने लगता है और अलग अलग कवियों को सुनकर प्रेम रस भी, वीर रस भी, हास्य रस भी, सबका समावेश हुआ है। अपने आप को जैसे गाड़ी ओवरहॉलिंग के लिए ओवरहॉलिंग हो जाता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। अब खूब अच्छा गुदगुदाया हमारे तरंग जी ने, अच्छा लगा। बहन जी ने प्रेम रस का बड़ा अच्छा, अब आपने वीर रस भी जोड़ा, प्रेम रस भी जोड़ा।
अब मैं तो सोच रहा हूँ कविता ही सुना के बोलना तो क्या है। साहित्य जो है वो किसी भी समाज की, किसी भी राष्ट्र की आत्मा होता है। जहाँ साहित्य मर जाता है वो राष्ट्र भी मर जाता है, ये गांठ से बांध लीजिए। वो समाज जिंदा नहीं रहता। साहित्य से मेरा तात्पर्य जो है चाटुकारिता से नहीं है, सच्चाई को लिखना, आईना दिखाना, जिसका भी जिक्र भी हुआ, वो साहित्य है। आप मैथिली शरण गुप्त को ले लीजिए, दिनकर जी को ले लीजिए, जयशंकर प्रसाद जी को ले लीजिए, हरिश्चंद्र जी को ले लीजिए, किसी को भी उठा लीजिए। मैं निराला जी को मैंने बहुत पढ़ा है। मैं भी प्रेम रस और वीर रस का बहुत दीवाना रहा हूँ, बहुत कविताएं लिखी। तो ये सारी चीज़ें जो आज के कवि और पुरानी पीढ़ी के कवियों में बुरा नहीं मानिएगा, बहुत अंतर आ गया है, बहुत अंतर है। और ये सारी चीज़ें जो हैं कई बार बड़ी दुखदाई होती हैं, बड़ी पीड़ा, उन साहित्य प्रेमियों को बहुत पीड़ा पहुंचाती। शर्मा जी का जो हमारे हास्य कवि अभी पिछले वर्ष कोरोना काल जब समाप्त हुआ, थोड़ा हल्का हुआ, उनका फ़ोन आया, रामनिवास जी हम कवियों की बहुत आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं है, कुछ कवियों की कवि सम्मेलन नहीं, उनका एक विधानसभा में कवि सम्मेलन रखवा दीजिए। मैंने कहा स्वागत है, रखिए, अच्छी बात है, कुछ राशि देनी पड़ेगी। मैंने बताइए क्या क्या देने। वो जिक्र नहीं मैं कर रहा, उन्होंने अच्छे कवि बुलाए, एक कवि सम्मेलन हुआ, विधानसभा के अंदर हुआ, और जो राशि उन्होंने कहा वो हमने दी। तो ये साहित्य को जीवित रखने का, कवियों को जीवित रखने का दायित्व भी सरकारों का और हम समाज प्रेमियों का है। मैं अनिल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इसी के साथ एक कविता दोनों रूप में है, वही कविता प्रेम रस में भी है और वीर रस में। हास्य रस में मैं जरा सुनकर हंसता हूँ, लेकिन कभी लिखा नहीं मैंने। आपातकाल में बहुत कुछ लिखा, उसके बाद थोड़ा राजनीति में आ गए, लिखने का समय कम मिला। उसी में से कविता उधम सिंह काम्बोज जी को मैं बहुत मान से, प्रेम से देखता हूँ, और आज के प्रसंग में मुझे वो कविता उचित भी लगी। जो यहाँ से लंदन गए, अपनी डायरी में पिस्टल हमने पढ़ा होगा सबने, और वहाँ जाकर के मर्डर किया, डायर का मर्डर किया, एक बदला लिया पिस्टल से। मैं उनकी समाधि बनी, जिन्होंने पूर्व पश्चिम पिक्चर देखी होगी, उसमें मनोज कुमार बोलता है कि मैं पहले उनकी समाधि पर जाऊंगा। जिस दिन उनको फांसी होनी थी, उसकी सुबह बिल्कुल प्रातःकाल एक दृश्य मैंने रचना की और उस पर कुछ पंक्तियां लिखी। वो जेल की कोठरी में खिड़की से हवा का झोंका आया, वहाँ की हवा शीतल होती है, तो कुछ पंक्तियां लिखी, वो आपके सामने रख रहा हूँ। ओ पवन तुम आज जाना, अभी जाना मेरे भारत देश जाना। ओ पवन तुम आज जाना, अभी जाना मेरे भारत देश जाना। तू आज इतनी चंचल क्यों है, तू आज इतनी शीतल क्यों है, माना मैंने मेरे जख्मों पर चाहती हो मरहम लगाना। अगर इतनी हमदर्दी है मुझसे तो ओ पवन कुछ ऐसा करो, सांस बन मेरी सांसों में मिलो। मूरत बनी भारत माँ की हृदय में मेरे, तुम पहचान जाना। ओ पवन तुम आज जाना, अभी जाना मेरे भारत देश जाना। इंग्लैंड की हवा है ना, उसको पहचान दे रहे हैं। सागर चरण धोता है उसके, हो नतमस्तक बढ़ जाना पुरी की ओर, अयोध्या भी जाना, मथुरा भी जाना। गंगा की शीतलता अपने संग लेती आना। हाँ, जलियांवाला बाग जाना न भूल जाना। कल्पना कर लें, हम लोग सब अयोध्या, मथुरा, माया, काशी ये सब कुछ करते हैं। हम अपना कितना अपने बच्चों को लेकर जलियांवाला बाग जानते हैं। राष्ट्र का सबसे बड़ा अगर मंदिर है, राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा मंदिर जलियांवाला बाग है। अमृतसर चले जाएंगे लेकिन फिर भी जलियांवाला बाग नहीं जाएंगे। स्वर्ण मंदिर चले जाए लेकिन वहाँ नहीं जाते।
ये बड़ा पीड़ादायक है, बहुत पीड़ादायक। हाँ, जलियांवाला बाग जाना न भूल जाना, ओ पवन तुम आज जाना अभी जाना, मेरे भारत देश जाना। अंतिम पंक्तियाँ, बस कार्य इतना कर तुम लौट आना, बस कार्य इतना कर तुम लौट आना, फिर तुम्हारी इस चंचलता और शीतलता में महक मेरे देश की आई। कण कण तुम्हारा पवित्र होगा, सांस बन पुनः मेरी सांसों में मिल जाना। ऐ मेरी सांसों बस फिर तुम हमेशा के लिए रुक जाना, हमेशा के लिए रुक जाना। ओ पवन तुम आज जाना अभी जाना, मेरे भारत देश जाना। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, आप सबका अच्छा लगा। और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि जब भी कभी इस ढंग की चौपाल हो, राजनीति से हटकर हमको बैठने का भी अवसर मिले, और मैं प्रार्थना करूँगा कभी विधानसभा में आइए। विधानसभा हमारी इस वक्त तो राजनीति का अखाड़ा कम है, देश प्रेमियों का अखाड़ा ज़्यादा बनी हुई है। आपको वहाँ लगेगा नहीं कि हम किसी विधानसभा में आए। वहाँ जब एंटर करेंगे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का, आपको हाफ स्टैचू वहाँ तीनों के लगे। दिल्ली एक ऐसी विधानसभा है पहली, और उस विधानसभा का इतिहास भी बहुत गौरवशाली है। कभी आएंगे तब आपको। अभी हमने सुंदरलाल बहुगुणा जी का अखबारों में पढ़ा होगा, उनका एक बहुत बड़ा स्मारक बनाया है, अच्छा स्मारक बनाया है। क्रांतिकारी, ऐसे क्रांतिकारियों के चित्र वहाँ लगे हुए हैं जिनको हम भूल गए। और अंत में मैं, जिनके हम सब लोग दीवाने रहे हैं, मैं बहुत युवा होता था तब से, लगभग 13-14 साल की उम्र रही होगी। नीरज जी को सुनने का बड़ा शौक़ रहता था। आज उनका जन्मदिन भी है, और उनके आज के पावन जन्मदिन पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय। उनके साथ ही दिल्ली के लोकप्रिय साहित्यिक अभिरुचि के कवि श्री महेंद्र गोयल जी को मैं आमंत्रित करता हूं, कृपया आए और उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। पहले तो आप सभी को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। और सतमोला ग्रुप लगातार 17 सालों से ये कवियों की चौपाल का प्रोग्राम करवा रहा है, तो आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। अनिल मित्तल जी, तिलक चांद जी, और बड़े भाई नाम एकदम दिमाग से, आनंद जी, केमिकल का काम है, इनसे बहुत पुराना परिचय है। और महेंद्र अजनबी जी, और एक सूत्र में पिरोने वाले प्रवीण आर्य जी, और उपस्थित मेरी बहनें, भाई बंधु, सभी को मैं नमस्कार करता हूं। आकर बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि कवियों की चौपाल का आप जो प्रोग्राम करते हैं, और मुझे भी आज यहाँ पर आप लोगों ने आमंत्रित किया है, तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल जी भी इस प्रोग्राम में आए थे। वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, और विधानसभा में उनसे हम बहुत कुछ सीखते रहते हैं। उन्होंने आज अपना संरक्षण यहाँ पर दिया था, तो किसी कार्यवश वो गए हैं, तो उनको भी मैं पीछे से प्रणाम करता हूँ। आज प्रवीण भाई ने कई मंचों के ऊपर एक कविता मुझसे सुनी है। वो शब्द मेरे नहीं है, लेकिन कहीं पर जिंदगी के अंदर उदासी होती है, या कहीं पर किसी को प्रेरणा देनी होती है, तो उन शब्दों को मैं अक्सर गुनगुना लेता हूं, और आपके साथ भी आज मैं शेयर कर रहा हूं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की
सतमोला ग्रुप का भी मैं जो इतिहास देखता हूं, इन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत की है। और आज तो मैं कह रहा हूं कि लोगों को रोटी खानी होती है तो पचानी होती है तो कहते हैं भाई सतमोला की गोली लेना। ये अनिल जी सही है नहीं आनंद जी? ठीक कह रहा हूं ना? क्योंकि ये जमीन से जुड़े हुए हैं व्यक्ति, और जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ होता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी चेहरे मेरी आंखों के सामने हैं ये सभी के सभी जमीन से ही जुड़े हुए हैं। इसीलिए इतनी दूर आने का ये लोगों ने यहाँ पर प्रयास भी किया और आए भी। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है और जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, और बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कामयाबी एकदम ही कदम नहीं चूमती। संघर्ष करना पड़ता है, सत्य की राह पर चलना होता है, लोगों के बीच में अपना विश्वास देना होता है। जहां पर आपका विश्वास एक बार लोगों के दिमाग में बैठ गया तो फिर आप कोई भी काम कर लें। संघर्ष के रास्ते कठिन तो जरूर होते हैं, लेकिन जब उसकी रफ्तार पकड़ लेती है उसकी गाड़ी, तो मंजिल कितनी भी लंबी क्यों ना हो तो अपने आप आपके कदम आकर चूम देती है, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी के अंदर कुछ और लाइनें हैं जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। असफलता एक चुनौती है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। क्या कमी रह गई देखें और विचार करें, और जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। आखिर यूं ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की सफलता एकदम नहीं मिलती। बहुत सी असफलताएं व्यक्ति को डिगाती भी हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने दृढ़ निश्चय के साथ में चलता रहता है तो निश्चित ही उसको सफलता मिलती है। ये मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता था। और अभी कोरोना महामारी के दौरान मैंने बहुत कुछ देखा। बहुत से अपने भी खोए हैं, बहुत से अनजान भी खोए हैं, लेकिन दुख तो बराबर का है। क्योंकि जब किसी की चीख पुकार को सुनते हैं तो बहुत दर्द होता है, लेकिन उम्र के तजुर्बे बहुत होते हैं। आज मैं भी 59 साल का होने के लिए जा रहा हूं, तो यहाँ तक आते आते आदमी अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखता है। तो प्रवीण जी से बात हो रही थी, उस समय में हम कहीं पर कुछ समय बच जाता था। ये भी लाइनें कहीं पे महेंद्र अजनबी की हैं, कहीं पर किसी की हैं, कहीं पे किसी की है, जोड़ने का प्रयास किया था। मैंने जमाने को रंग बदलते देखा है, और उम्र के साथ जीने का ढंग बदलते देखा है। क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र होती जाती है, कभी महेंद्र अजनबी जी जवान थे, उनकी बातें सुनते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। और खास तौर पर वो व्यक्ति जो अपने आप का मजाक बनाकर दूसरों को हंसाने की कोशिश करता है, मैं सैल्यूट करता हूं। जिन शब्दों का आपने अपने लिए प्रयोग किया था, ये हर किसी का जिगरा नहीं होता। अपने आप का मजाक बनवाने के लिए एक जिगरे की जरूरत होती है। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप भी किसी के चेहरे पर हंसी लाने के लिए आप अपना थोड़ी देर भी मजाक यदि बनवा लें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने जमाने को रंग बदलते देखा है, उम्र के साथ जीने का ढंग बदलते देखा है। जब कभी वो चलते थे तो होता था शेर से चलने का एहसास। जब कभी वो चलते थे तो होता था शेर से चलने का एहसास।
मगर उन्हें भी पांव उठाने के लिए किसी सहारे को तरसते देखा। मगर उन्हें भी पांव उठाने के लिए किसी सहारे को तरसते हुए देखा है। जिनकी आंखों की चमक से, जिनकी आंखों की चमक से सहम जाते थे लोग, जिनकी आंखों की चमक से सहम जाते थे लोग, उन्हीं आंखों को बरसात की तरह बहते हुए देखा है। उन्हीं आंखों को बरसात की तरह बहते हुए देखा। ये अक्सर होता है या नहीं होता है? ये जीवन की सच्चाई है। लोगों की नजर को देख के लोग इशारा समझ जाते थे, लेकिन उन्हीं नजरों से उम्र के किसी पड़ाव के ऊपर उनसे नजरें चुराना आदमी बेहतर समझ लेता है। और वो फिर क्या करता है? फुट फुट कर होता है, अरे मैंने अपनी उम्र के अंदर ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। और आज नजरों से नजर मिलते हुए भी नहीं बन पाती है, तो उसकी आंखें जर्जर बरसती हैं उस बरसात की तरह। तो ये भाव थे मेरे इसमें। जिनके हाथों के इशारे से, जिनके हाथों के इशारे से टूट जाते थे पत्थर, और उन्हीं हाथों को पत्ते की तरह कांपते हुए देखा है। उन्हीं हाथों को पत्ते की तरह कांपते हुए देखा है। आपने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत कुछ देखा होगा। लोग सिर्फ हाथों से मामूली इशारा करते हैं, कहीं पर दंगा हो जाता है, फसाद हो जाता है। लेकिन आप अपने हाथों से ऐसा काम करें कि लोगों को जोड़ने का काम करें, किसी को तोड़ने का काम ना करें। ये मेरा भाव है इसके अंदर। अपने आज पर इतना ना इतराओ मेरे दोस्तों, अपने आज पर इतना ना इतराओ मेरे दोस्तों। वक्त के हाथों अच्छे अच्छों को मजबूर हुए देखा है। वक्त के हाथों अच्छे अच्छों को मजबूर हुए देखा है। कर सको तो बांट सको तो किसी को खुशियां बांटो, बांट सको तो किसी को खुशियां बांटो। यूं दुख देते हुए तो हजारों को देखा है, यूं दुख देते हुए तो हजारों को देखा है। तो कहने का भाव यही है कि हम जिंदगी के अंदर अच्छे काम करें। बहुत से अनजाने के अंदर गलत भी काम हो जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर यदि आपसे अनजाने में कोई गलत काम हो गया तो उसके ऊपर आप पश्चाताप भी करें। यदि आप पश्चाताप कर लेते हैं तो जिंदगी के अंदर सुधार आ जाता है, अच्छे कार्य फिर से करने होते हैं। मैं फिर एक कहना चाहूँगा कि आप कोई अच्छा काम करो या ना करो, आप अपनी जिंदगी के अंदर कोई अच्छा काम करो या ना करो, आप सिर्फ अच्छे बन जाओ, अच्छे काम तो अपने आप ही होते चले जाएंगे। तो आप लोगों के बीच में मैं यहाँ पर आया, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ बैठी हैं। मैं पुनः सभी से दिल से आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ और सतमोला ग्रुप के लिए यही दुआ करता हूँ कि आप आज भी इज्जत से आपका नाम लिया जाता है। अदरवाइज मैं बहुत कम किसी भी प्राइवेट या किसी भी व्यक्ति के विशेष के मैं जाया नहीं करता, लेकिन कहीं पर अच्छा नाम मुझे मिलता है, वो किसी भी पार्टी से कोई संबंध रखता हो, मेरे ऊपर इस बात का कोई असर नहीं होता। मैं उस व्यक्ति को चूज करता हूं जो अच्छा व्यक्ति होता है। तो उसे अच्छे व्यक्ति के अंदर आप मेरी लिस्ट के अंदर भी हैं। तो मैं अनिल मित्तल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और पूरे ग्रुप का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। संरक्षक श्री अनिल कुमार मित्तल जी, सतमोला के चेयरमैन, आज हमारे बीच में हैं और पहली बार हम सतमोला कैंपस में ये शूट कर रहे हैं और आज हमारे बीच में अपना आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। सतमोला कवियों की चौपाल के मुख्य सलाहकार श्री तिलक चांदना जी भी हमारे बीच में हैं, प्रसिद्ध व्यवसायी हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो लीजिए, सतमोला कवियों की चौपाल में सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं देश की
नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनका एक नाम होता है, जिस मुकाम को उन्होंने छुआ है, उनका नाम होता है श्री महेंद्र अजनबी झा। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत। इतने लोग इकट्ठे होकर के बैठ जाएं तो ये आश्चर्य की बात होती है आज की तारीख। लेकिन फिर भी भाई प्रवीण ने ये पूरा संयोजन किया इस तरह से। आप लोग भी आए, मैं जानता हूँ आप सारे के सारे कवि हैं, इसलिए सीधे सीधे मैं आपको कविताएं ही सुनाऊंगा, वरना मंच की जादूगरी तो काफ़ी कुछ कर लेते हैं वो जहाँ करते हैं। और वैसे भी अब उसका अभ्यास भी नहीं रहा। पिछले 1.5 साल से जिस तरह से हम लोगों की स्थिति हो गई है, तो हो सकता है मैं कुछ गड़बड़ भी कर सकता हूँ। पिछले दिनों मुझे एक बीमारी लगी। देखो कवियों को जो है लोग मन से सुने तो कवि का मन करता कि और अच्छी कविताएं सुनाता चला जाए। कहीं कहीं ऐसे श्रोता मिल जाते हैं जो मतलब सुन के ही नहीं देते। हाँ, मिलते हैं, अब उन श्रोताओं का क्या कर लोगे। कहीं तो ऐसे उखाड़ने वाले श्रोता होते हैं, कवि अपनी कविता की एक लाइन पढ़ता है तो सुनने वाले इतने उस्ताद दूसरी लाइन अपनी तरफ से। बिल्कुल सच्चा किस्सा बता रहा हूँ। यहीं दिल्ली में मेरे पड़ोस में कवि सम्मेलन चल रहा था। एक नए कवि आए, आते ही उन्होंने कविता की एक लाइन पढ़ी, बोले मेरी मम्मी ने कुत्ते का एक पिल्ला पाला। तभी श्रोताओं में से खड़ा हुआ, बोले और उसे मंच पर छोड़ दिया। इस तरह मुझे तो ध्यान है, हमारे एक गीतकार गीत पढ़ने खड़े हुए, गीत पढ़ रहे थे, धरा बेच देंगे गगन बेच देंगे, धरा बेच देंगे गगन बेच देंगे। तभी श्रोताओं में से एक खड़ा हुआ, बोले भैया ये बता दे फिर कहाँ रहेंगे जब सारी चीज़ें बेच दोगे तो। और अभी तो मैं पिछले दिनों जेल में गया, आप लोग इसका गलत अर्थ ना निकालें। जेल में कवि सम्मेलन था, जेलर महोदय ने कवि सम्मेलन करवाया था और ये सोच के करवाया था कि शायद कैदियों की सज़ा में थोड़ी बहुत कमी रह गई है। हाँ,
बोले इसलिए इन सबको कविताएं सुनवाई जाए। अच्छा, नीचे सारे कैदी बैठे हुए थे। एक कवि आए वीर रस के थे, बड़ी जोर से चीखते हुए बोले, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता। नीचे एक चोर कैदी बैठा हुआ था, बोला भैया कुत्ते की पूंछ न दबती तो मैं पकड़ा ना जाता। तो हमें तो इस तरह से भी कविताएं पढ़नी पड़ती हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसे श्रोता भी मिलते हैं, भाई साहब सुन के ही नहीं देते। मतलब अच्छा, कवि जो है बहुत भावुक होता है, बहुत कोमल हृदय होता है, उसे कोई ठीक से नहीं सुने उसे बुरा लगता है। अच्छा, सुने भी नहीं, साथ में हूट भी कर दे भाई साहब, मतलब उसके दिल पे असर पड़ सकता है, उसके दिमाग पे असर पड़ सकता है। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक जगह मेरे साथ ऐसा हुआ। महेंद्र अजनबी अपनी विशेष प्रकार की कविताओं के लिए जाने जाते हैं, व्यंग के लिए जाने जाते हैं। आज हास्य के नाम पर चुटकुलेबाजी होती है, उस चुटकुलेबाजी से इतर एक विशेष रूप से जिनके पास विधा है, वह है शब्दों के कल्पना को लेकर के उसमें अपनी कविताओं को कल्पना से यथार्थ तक लाने वाले ऐसे महान कवि का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनको बड़े ही आदर और सत्कार भाव से उनको आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपना काव्य प्रस्तुति अपनी प्रस्तुत करें। बीबी के भैया तू मुझे कब तक सताएगा, यहाँ से कब तू जाएगा। मेरी बीवी के भैया तू मुझे कब तक सताएगा, यहाँ से कब तू जाएगा। मैं जितना भी कमाता हूँ उसे तू चाट जाता है। कभी बर्गर, कभी पिज़्ज़ा, कभी तू चाट खाता है। मेरे सिर पर बचे बालों को कब तक चाट जाएगा, यहाँ से कब तू जाएगा। जो घर में दूध आता है गटागट तू ही पीता है। जो घर में दूध आता है गटागट तू ही पीता है। मिले ना जूस मौसमी का तू करता फजीता है। मेरा तू खून पी पी कर, मेरा तू खून पी पी कर मुझे कब तक जलाएगा, यहाँ से कब तू जाएगा। मेरी बीबी के भैया तू मुझे कब तक रुलाएगा, यहाँ से कब तू जाएगा। मैं जो कपड़े सिलाता हूँ पहन कर फाड़ देता है। मैं जो कपड़े सिलाता हूँ पहन कर फाड़ देता है। कहूँ कुछ तो मुझे बीवी के आगे झाड़ देता है। मुझे बर्बाद करने में तू कितने दिन लगाएगा, यहाँ से कब तू जाएगा। मेरी बीबी के भैया तू मुझे कब तक रुलाएगा, यहाँ से कब तू जाएगा।
मेरे सारे ही घर को खा गया, खाते किए खाली। मेरे सारे ही घर को खा गया, खाते किए खाली। कभी आते ससुर जी सास आती, कभी साली। बता दे कौन से दिन तू, बता दे कौन से दिन तू मेरी अर्थी उठाएगा, यहाँ से कब तू जाएगा। मेरी बीवी के भैया तू मुझे कब तक रुलाएगा, यहाँ से कब तू जाएगा। मेरी बीवी के बहुत बढ़िया। तूने मेरा खून पिया है जितना, कौन पिएगा उतना, कौन पिएगा उतना। अपना ही दिल फाड़ फाड़ कर मैंने सिया है जितना, कौन सिएगा उतना। तूने मेरे घर का बर्तन साबुत एक न छोड़ा, तूने मेरे घर का बर्तन साबुत एक न छोड़ा। जिस थाली में खाया तूने, हाय उसी को फोड़ा। तोड़ तोड़ का, तोड़ फोड़ का गोरख धंधा, तोड़ फोड़ का गोरख धंधा तूने किया है जितना, कौन करेगा उतना। और आगे देखिए साहब। लूट लिए दिन सुख के मेरे, चैन गले की लूटी। लूट लिए दिन सुख के मेरे, चैन गले की लूटी। जब से मैंने तुझको पाया, मेरी किस्मत फूटी। कर्जा लेकर मैंने अपना, कर्जा लेकर मैंने अपना जन्म जिया है जितना, कौन जिएगा उतना, कौन जिएगा उतना। सतमौला कवियों की चौपाल में अभी आपने कविताओं का आनंद लिया। सतमौला कवियों की चौपाल आपको अभी तक आनंद के साथ साथ आपको सतमौला प्रोडक्ट्स, चाहे वो बोलते हैं ना कि भैया गोली दे रहा है, मैं आपको गोली दे रहा हूं कुछ देर के लिए चूसने के लिए। जब तक आपने जितना हंसी का खजाना खाया है, कविताओं को पचाया है, कविताओं को पचाने के लिए और कविताओं को आनंद लेने के लिए एक छोटा सा आप कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, तब तक आप सतमौला गोलियों का, पनीर भुजिया का आनंद लीजिए सतमौला कवियों की चौपाल में। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमौला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमौला ने खूब पचाया। खाने से गलता है क्या? सतमौला।
बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। अभी तक आपने आनंद लिया होगा सतमोला कमियों की चौपाल की गोलियों का, आपने उनके पनीर भुजिया का, और बहुत तरह तरह के इसमें उत्पाद हैं उनका आपने आनंद लिया होगा। एक हमारे बीच में हमारे सतमोला कमियों की चौपाल में आज पहली बार हमारे काव्य मंच पे पधारी हैं। वह सामाजिक कार्यों में भी काफी सक्रिय रहती हैं। देश की एक सुरीली कवित्री जिनका नाम होता है आभा चौधरी। आभा चौधरी के बारे में केवल मैं इतना कहूंगा, जब आप उनकी कविता और गजल छोटी छोटी बहर की आप सुनेंगे, आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आभा चौधरी को मैंने कुछ मंचों पर सुना और मुझे लगा ये हीरा सतमोला कवियों की चौपाल में सजना चाहिए। ये हमारी सतमोला कवियों की चौपाल की एक नवरत्नों में शामिल होने वाली हैं। जहां जोरदार तालियों के साथ आभा चौधरी जी का अंगारों के पार चले हम, दिल में लेकर प्यार चले हम। और शेर देखेंगे, खुद का साथी खुद को माना, खुद का साथी खुद को माना, खुद का साथी खुद को माना, खुद होकर तैयार चले हम, खुद होकर तैयार चले हम। अंगारों के पार चले हम, दिल में लेकर प्यार चले हम। आंसू खुशी के यहाँ गम के, आंसू खुशी के यहाँ गम के, आंसू खुशी के यहाँ गम के, सबकी लेकर धार चले हम, सबकी लेकर धार चले हम। शुक्रिया। अंगारों के पार चले हम, दिल में लेकर प्यार चले हम। और एक आखिरी शेर देखिए इसका, जिसकी सूरत दिल में उतरी, जिसकी सूरत दिल में उतरी, जिसकी सूरत दिल में उतरी, उसका कर दीदार चले हम, उसका कर दीदार चले हम। अंगारों के पार चले हम, दिल में लेकर प्यार चले हम, दिल में लेकर
प्यारे चले हम। देश के एक वरिष्ठ आध्यात्मिक प्रवृत्ति के आध्यात्मिक जगत के प्रसिद्ध व्यक्ति आचार्य राहुल शर्मा जी बीकानेर से हमारे बीच में है। एक संत, वो भी कवित्व में हो, अपनी बात करता हो। ऐसे कुछ प्रमुख संत हुए इसमें कौशल किशोर महाराज जी भी हैं, हमारी साध्वी दीदी रितंबरा भी हैं। वह जब अपना व्याख्यान करती हैं तो सारस्वत मल मनीषी जी कविताओं का उल्लेख करती हैं। ऐसे जो संत जब कविता को समझते हैं, कविता के मर्म को समझते हैं, जब वो सहज रूप से हमारे काव्य मंच पे आते हैं तो हमारे काव्य मंच का गौरव बढ़ जाता है। मैं ऐसे आचार्य राहुल जी को प्रणाम निवेदित करते हुए सादर आमंत्रित करता हूँ, आए और अपना काव्य आशीर्वाद हमें प्राप्त कराएं। श्री आचार्य राहुल शर्मा जी। सभी सुधी मनीषियों को, बंधुओं को मेरा प्रणाम। मैं आचार्य राहुल शर्मा, जनपद फिरोजाबाद से कवि चौपाल के माध्यम से सभी के समक्ष मनहरण छंद में अपने जवान सैनिकों के लिए काव्य पाठ प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। राष्ट्र प्रेम हेतु वीर घर मोह त्याग देत लेत प्राण, एक सब भारत बचाएंगे। रात दिन मौत सर चूम रही बम बन, बांध के कफन हम राष्ट्र हित जाएंगे। हमारे जो भारतीय सैनिक हैं, उनका संकल्प, उनका ध्येय, उनका लक्ष्य यही होता है कि बांध के कफन हम राष्ट्र हित जाएंगे। राष्ट्र प्रेम हेतु वीर घर मोह त्याग देत लेत प्राण, एक सब भारत बचाएंगे। रात दिन मौत सर चूम रही बम बन, बांध के कफन हम राष्ट्र हित जाएंगे। कोटि कोटि रोम रोम कर जोड़ कहे मन, आन वान शान बस सैनिक बढ़ाएंगे। माँ भारती के लाल की गोलियां दहाड़ देत, रिपुदल कांप रहा मार के भगाएंगे। रिपुदल कांप रहा मार के भगाएंगे। माँ भारती के लाल की गोलियां दहाड़ देत, रिपुदल कांप रहा मार के भगाएंगे। हमारे सैनिकों की जो गोलियां चलती हैं सरहदों पर, तो उन गोलियों की आहट रिपु दलों के सीनों को चीर देती है। रिपुदल कांप जाता है। कब? जब हमारे सैनिक सरहदों पर गोलियां दन दन चलाते हैं, तो उन गोलियों की आहट, उनकी दहाड़ से रिपुओं के दल कांप जाते हैं। ये इस मनहरण छंद में भाव व्यक्त किए हैं। राष्ट्र प्रेम हेतु वीर घर मोह त्याग देत लेत प्राण, एक सब भारत बचाएंगे। रात दिन मौत सर चूम रही बम बन, बांध के कफन हम राष्ट्र हित जाएंगे। कोटि कोटि रोम रोम कर जोड़ कहे मन, आन वान शान बस सैनिक बढ़ाएंगे। माँ भारती के लाल की गोलियां दहाड़ देत, रिपुदल कांप रहा मार के भगाएंगे। रिपुदल कांप रहा मार के भगाएंगे। माँ भारती के लाल की गोलियां दहाड़ देत, रिपुदल कांप रहा मार के भगाएंगे। रिपुदल कांप रहा मार के भगाएंगे। जय हिंद। यह मनहरण छंद सैनिकों के लिए
प्रस्तुत किया। अब हम उन नौजवानों के लिए एक मनहरण छंद प्रस्तुत कर रहे हैं जिनके हृदय में देश के प्रति दीपक जले, चिंगारी उठे, देश के प्रति, देश प्रेम के प्रति। राष्ट्रहित दीप कोई जले गर शौक मन, आप घृत डाल तब और भी जलाइए। ये उन नव युवाओं के लिए है जो सो रहे हैं, जो देश के प्रति जाग नहीं रहे, सो रहे। मैं उन नव युवाओं के लिए ये मनहरण छंद प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा करता हूँ सभी लोग दाद देंगे। राष्ट्रहित दीप कोई जले गर शौक मन, आप घृत डाल तब और भी जलाइए। चले कोई बढ़े कोई देश प्रेम के लिए, तो आप साथ साथ चल हौसला बढ़ाइए। गिरे नहीं तीर वीर साध मन लक्ष्य, अब पार्थ सम छोड़ तीर चूक मत जाइए। युवा नींद सो रहा है मद मस्त भान नहीं, इनको सचेत कर दीप को जलाइए। इनको सचेत कर दीप को जगाइए। युवा नींद सो रहा है मद मस्त भान नहीं, इनको सचेत कर दीप को जगाइए। राष्ट्रहित दीप कोई जले गर शौक मन, आप घृत डाल तब और भी जलाइए। चले कोई बढ़े कोई देश प्रेम के लिए, तो आप साथ साथ चल हौसला बढ़ाइए। गिरे नहीं तीर वीर साध मन लक्ष्य, अब पार्थ सम छोड़ तीर चूक मत जाइए। युवा नींद सो रहा है मद मस्त भान नहीं, इनको सचेत कर दीप को जगाइए। इनको सचेत कर दीप को जगाइए। वंदे मातरम। भारत माता की जय। हमारे बीच में आज सहसा अवतरित हुए पुराने चावल पतीली के, उनका नाम होता है कृष्णा माल्या। जब भी कृष्णा माल्या को याद करता हूं तो विजय माल्या सहसा याद आ जाता है। जैसे विजय माल्या भारत से भाग गए थे, वैसे भी ये कई भगोड़े बने हुए थे। आज पता नहीं कैसे ऐसे भगोड़े से सा घोड़े कवि हमारे बीच में पधार चुके हैं। उनका नाम होता है कृष्णा माल्या। उपस्थित सभी महानुभावों, सभी कवियों को मेरा नमस्कार और आदरणीय महेंद्र रजनीश जी को नमस्कार, भाई प्रवीण आर्य जी को, शोभा जी को, जो ये कार्यक्रम जो है निरंतर चला रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा काम है। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भाई भुवनेश जी ने बहुत ही बेहतरीन कविता पढ़ी और मैं वहाँ से बैठ के जो है सुन रहा था, बहुत खूबसूरत। देखिएगा, सुनिएगा कि बेटी का गुरूर, भुवनेश भाई साहब आपकी बात आगे बढ़ाता हूँ कि बेटी का गुरूर, बेटे का ख्वाब, माँ बाप की लाठी और बीवी का हौसला होना पड़ता है। कि एक पुरुष को क्या क्या बनना पड़ता है कि बेटी का गुरूर, बेटे का ख्वाब, माँ बाप की लाठी और बीवी का हौसला होना पड़ता है। बड़े पेड़ों के तनों में यूं ही नहीं बनते हैं घोंसले, पेड़ को अंदर से खोखला होना पड़ता है। कि यूं ही नहीं बनते हैं बड़े पेड़ों के तनों में घोंसले, पेड़ को अंदर से खोखला होना पड़ता है। और भाई साहब कह रहे थे, उस पर मैंने एक वो पढ़ा कि देखिएगा कि जिनका बड़ा बेटा और बहू ऑस्ट्रेलिया में है, कि जिनका बड़ा बेटा और बहू ऑस्ट्रेलिया में है, छोटा बेटा और बहू अमेरिका में है, बेटी और दामाद बेल्जियम में है, वो दोनों दंपत्ति आजकल वृद्धाश्रम में है। कि वो दोनों दंपत्ति आजकल वृद्धाश्रम में हैं। मैं जैसा पढ़ता हूँ मैं उस तरह के दो तीन छोटे छोटे शेर आपको पेश करता हूँ कि जो सच को सच और झूठ को झूठ नहीं लिख पाएगा, कि जो सच को सच झूठ को झूठ नहीं लिख पाएगा वो कवि भविष्य में गद्दार कहलाएगा। कि जो सच को सच झूठ को झूठ नहीं कहलाएगा वो कवि भविष्य में गद्दार कहलाएगा।
और 2-3 और शेर पढ़ता हूँ मैं हमेशा छोटे छोटे ही पढ़ता हूँ, तो छोटे छोटे आपके सामने पेश करता हूँ कि यकीनन आसमानों में कोई साजिश हो रही है, कि यकीनन आसमानों में कोई साजिश हो रही है, कड़ी धूप में ज़ोरों की बारिश हो रही है। कि यकीनन आसमानों में कोई साजिश हो रही है, कड़ी धूप में ज़ोरों की बारिश हो रही है, और किसी को तो मिलता नहीं है एक बूंद भी पीने को पानी, और कहीं स्विमिंग पूल की फरमाइश हो रही है, कि कहीं स्विमिंग पूल की फरमाइश हो रही है। और ये भी देखेगा कि पानी पे चलने का लौट कर इतिहास आ जाएगा, कि पानी पे चलने का लौट कर इतिहास आ जाएगा, सिंहों के दांत गिनने का शिशुओं में विश्वास आ जाएगा, कि पानी पे चलने के हुनर का लौट के इतिहास आ जाएगा, सिंहों के दांत गिनने का शिशुओं में विश्वास आ जाएगा, और फिर से बन जाएगा भारत मेरा विश्व गुरु, जब हर युवक के हाथ में सत्यार्थ प्रकाश आ जाएगा। कि जब हर युवक के हाथ में सत्यार्थ प्रकाश आ जाएगा। ये हमारी संस्कृति है। और भुवनेश भाई साहब फिर से एक बार ध्यान देंगे कि लहूलुहान करते हैं लोग यूं ही अक्सर जज्बातों को, कि लहूलुहान करते हैं लोग यूं ही अक्सर जज्बातों को, दिन भर कुरेदते रहते हैं ख्वाब जो देखे रातों को, और अक्सर खो जाया करती हैं उनसे पर्चियां माँ बाप की दवाई की, जो बड़े संभाल कर रखते हैं वसीयत के कागजातों को। कि लहूलुहान करते हैं लोग अक्सर यूं ही जज्बातों को, दिन भर कुरेदते रहते हैं ख्वाब जो देखे रातों को, और खो जाया करती हैं उनसे पर्चियां माँ बाप की दवाई की, जो बड़े संभाल कर रखते हैं वसीयत के कागजातों को, जो बड़े संभाल कर रखते हैं वसीयत के कागजातों को। और एक नज़्म है, उसके 3-4 लाइन पढ़ दूँ सर? ठीक है। जो आजकल के हालात हैं उस पे, जैसे देखिए सबका अपना अपना प्रोस्पेक्टिव है, कोई कैसे देखता है कोई कैसे, मेरा जैसे प्रोस्पेक्टिव है मैं वैसे देखता हूँ। और जैसे हालात हैं देश में, मैंने कहा ये शुरू में ही कहा कि जो सच को सच झूठ को झूठ नहीं कह पाएगा वो कभी भविष्य में गद्दार कहलाएगा। तो मैं बिल्कुल वैसा ही कहूँगा, बिल्कुल सच जैसा आपको लगे, कि थैलियों में बंद करने होंगे माल जाप सब, कि थैलियों में बंद करने होंगे माल जाप सब, और दोनों हाथों को तलवार करना पड़ेगा, और लाइलाज हो रहा है रोग ये जिहाद का, पूर्ण अब इस रोग का उपचार करना पड़ेगा। कि थैलियों में बंद करने होंगे माल जाप सब, और दोनों हाथों को तलवार करना पड़ेगा, लाइलाज हो रहा है रोग ये जिहाद का, पूर्ण अब इस रोग का उपचार करना पड़ेगा। और गर चाहते हो रहे सलामत, कि गर चाहते हो रहे सलामत तुम्हारी गर्दनें और संस्कार भी, तो सामने वाले की अब गर्दन पे वार करना पड़ेगा, कि सामने वाले की अब गर्दन पे वार करना पड़ेगा। और वो तो सामने वाले की गर्दन पे वार करना पड़ेगा। और उनकी तो तैयारियां तुमने देख ली हैं दिल्ली में, कि उनकी तो तैयारियां तुमने देख ली हैं दिल्ली में, अब तुम्हें भी अपनी कौम को तैयार करना पड़ेगा, कि अब तुम्हें भी अपनी कौम को तैयार करना पड़ेगा, और अब तुम्हें भी अपनी कौम को तैयार करना पड़ेगा। उन्होंने तो कर ली हैं ईजाद नफ़रतों की मशीनें कई, कि उन्होंने तो कर ली हैं ईजाद नफ़रतों की मशीनें कहीं, अब तुम्हें भी कोई ना कोई आविष्कार करना पड़ेगा, कि अब तुम्हें भी कोई ना कोई आविष्कार करना पड़ेगा। लाइलाज हो रहा है रोग ये जिहाद का, पूर्ण अब इस रोग का उपचार करना पड़ेगा। और अब नहीं स्वीकारने हैं न्योते दुर्योधनों के द्वित क्रीड़ा के लिए, कि अब नहीं स्वीकारने हैं न्योते दुर्योधनों के द्वित क्रीड़ा के लिए, अब इन सब व्यवस्थाओं का संहार करना पड़ेगा, अब इन सभी व्यवस्थाओं का संहार करना पड़ेगा। और हो गई हैं पूरी गलतियां अब शिशुपाल की 100, कि हो गई हैं अब पूरी गलतियां शिशुपाल की 100, कि हो गई हैं अब पूरी गलतियां शिशुपाल की 100। अब तुम्हें कृष्ण की युद्ध नीति को अंगीकार करना पड़ेगा, कि अब तुम्हें कृष्ण की नीति को, युद्ध नीति को अंगीकार करना पड़ेगा। लाइलाज हो रहा है रोग ये जिहाद का, पूर्ण अब इस रोग का उपचार करना पड़ेगा। हमारे बीच में छोटी छोटी रचनाओं के माध्यम से अपनी बात करने वाले कवि मित्र आनंद अग्रोही जी हमारे अग्रज हैं और हमारे आजीवन सहयोगी भी हैं। मैं आनंद अग्रोही जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। और आनंद अग्रोही जी की कविता का स्वभाव डॉक्टर सरोजिनी प्रीतम की कविताओं से मिलता जुलता है।
छोटी छोटी बात करते हैं, छोटी छोटी रचनाओं में अपनी बात करके चुपचाप निकल जाते हैं। मैं चुपचाप निकलने और तो पतली गली से नहीं, बिल्कुल सगर्व काव्य पाठ करके निकलते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें आनंद। कि जब जब उम्र सताए तुमको बालक बन जाना, दमा चौकड़ी मस्ती करना, बचपन लौटाना। जब जब उम्र सताए तुमको बालक बन जाना। बालक कैसे बने? कि रेल बनाकर छुक छुक करना, चलकर इतराना। रेल बनाकर छुक छुक करना, चलकर इतराना। छोटा सा एक नन्हा बालक बनकर तुतलाना। छोटा सा एक नन्हा बालक बनकर तुतलाना। जब जब उम्र सताए तुमको बालक बन जाना। एक खिलौना खुद की खातिर चुनकर ले आना। एक खिलौना खुद की खातिर चुनकर ले आना। पों पों करना, शोर मचाना, ऊंचे स्वर गाना। पों पों करना, शोर मचाना, ऊंचे स्वर गाना। और क्या करें? जिद कर लेना, मेले जाना, दवा नहीं खाना। जिद कर लेना, मेले जाना, दवा नहीं खाना। और निज बच्चों से रूठ रूठ कर बातें मनवाना। और जब जब उम्र सताए तुमको बालक बन जाना। और क्या? कैसे हम मुर्गा बनते थे बनकर दिखलाना। कैसे हम मुर्गा बनते थे बनकर दिखलाना। चूरन टॉफ़ी चॉकलेट खा ठंडा पी जाना। चूरन टॉफ़ी चॉकलेट खा ठंडा पी जाना। बाल रंगा कर काला चश्मा नटखट कहलाना। और कभी कभी तो पिज्जा बर्गर बाहर का भाना। और जब जब उम्र सताए तुमको बालक बन जाना। मॉल जाकर शॉपिंग करना, पिक्चर भी जाना। और पोते पोती नाती नातिन को भी ले जाना। जो खुद को बूढ़ा कहते हो उनसे कतराना। जो खुद को बूढ़ा कहते हो उनसे कतराना। और जवां दिलों वाले लोगों से करना याराना। और जब जब उम्र सताए तुमको बालक बन जाना। जब जब उम्र सताए तुमको बालक बन जाना। अच्छा, मेरे दिमाग में एक प्रश्न कई बार कौंधा कि मैं ये प्रश्न मोदी जी से करूं। मैंने उनको फ़ोन मिलाना शुरू किया, रोज़ मिलाता रहा। उनसे फ़ोन मिलना आसान काम तो नहीं है। एक दिन मिल ही गया तो मैंने इस कविता में उनसे प्रश्न पूछा है और उसका उन्होंने उत्तर दिया है, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। प्रश्न है कि लंबी लंबी छोड़ रहे हो कौन लपेटेगा। लंबी लंबी छोड़ रहे हो कौन लपेटेगा। उलझ न जाए डोर कहीं फिर कौन समेटेगा। और बार बार वादे करते हो अच्छे दिन आएंगे,
बार बार वादे करते हो अच्छे दिन आएंगे, और महीना तारीख साल बता दो कब तक आ जाएंगे। महीना तारीख साल बता दो कब तक आ जाएंगे। उन्होंने जवाब दिया कि राष्ट्र प्रेम है धर्म हमारा, आगे कदम बढ़ाने होंगे। राष्ट्र प्रेम है धर्म हमारा, आगे कदम बढ़ाने होंगे, और आंधी तूफान तो आएंगे, फिर भी दिए जलाने होंगे। अफसर नेता सब सुधरेंगे, सुधरेंगे सारे व्यापारी, और जीएसटी से धंधा होगा, जेल जाएंगे भ्रष्टाचारी। सुनो, साफ नियत है मेरी, अंतर मन से कहता हूं, रोक सके ना ताकत कोई, भरपूर परिश्रम करता हूं। और पहले देश बाद में सब कुछ, बच्चे मिलकर गाएंगे। यह भावना जब पनपेगी अच्छे दिन आ जाएंगे। यह भावना जब पनपेगी अच्छे दिन आ जाएंगे। यह भावना जब पनपेगी अच्छे दिन आ जाएंगे। एक छोटी सी कविता मैंने लिखा जिसका शीर्षक है बहन बुआ बेटी। कि बहन बुआ बेटी पीहर में हंसती गाती आती है, सबके शुभ मंगल का झोला भरा हुआ वो लाती हैं, भरा हुआ वो लाती हैं। और हम तो उनके खेल खिलौने विदा समय जो छूट गए, हम तो उनके खेल खिलौने विदा समय जो छूट गए, वापस पाकर उनको बेटी फूली नहीं समाती हैं, फूली नहीं समाती हैं। और माता पिता भैया भाभी से तार जुड़े रखती हर दम, माता पिता भैया भाभी से तार जुड़े रखती हर दम। आस न तोड़े सुख या दुख हो, सर्वप्रथम आ जाती हैं, सर्वप्रथम आ जाती हैं। नहीं लगे त्योहार सा घर में जब तक वे ना आ जाएं, नहीं लगे त्योहार सा घर में जब तक वे ना आ जाएं। रंग बिखेरे रौनक लाएं, उत्सव सा कर जाती हैं, उत्सव सा कर जाती हैं। जब बहन बेटी आती है तो बच्चों की क्या दशा होती है? बच्चे बुआ बुआ बुलवाते, फूले नहीं समाते हैं। मिलकर दोनों घर के बालक ऊधम खूब मचाते हैं। प्रतिबंध हटा अनुशासन से, लगती वानर सेना सी। बच्चे इकट्ठे मस्त हो जाते हैं और आज़ाद हुए हों पंछी जैसे, मनमानी कर पाते हैं, मनमानी कर पाते हैं। और क्या है कि अनजाने घर में भी जाकर रिश्ते सभी निभा लेती, अनजाने घर में भी जाकर रिश्ते सभी निभा लेती। और दो दो घर की जिम्मेदारी कांधे खूब उठाती हैं। और बंधन प्रेम भरा इस घर से कैसे भूल सकें बिटिया, मिलती जुलती अंतर मन से प्रेम अश्रु छलकाती हैं, प्रेम अश्रु छलकाती हैं। और यही दुआ सब की करते हैं, सदा सुखी संसार रहे, फूले फले हमेशा शुभ हो, बना हुआ यह प्यार रहे। कभी नहीं अनहोनी होए, ना नज़र लगे संबंधों को, वरना ये तो इस दुनिया से सब फीका कर जाती हैं, वरना ये तो इस दुनिया से सब फीका कर जाती हैं। और बहन बुआ बेटी पीहर में हंसते गाते आती हैं, सबके शुभ मंगल का झोला भरा हुआ वे लाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं एक ऐसे कवि जो 4-5 साल से निरंतर हमारे काव्य मंच पे आ रहे हैं, सतमोला कवि चौपाल। उनका नाम होता है
अरुण साहिबाबादी। जोरदार तालियों के साथ अरुण साहिबाबादी। सबसे पहले मैं आदरणीय अनिल मित्तल जी का धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। आदरणीय प्रवीण आर्य जी का धन्यवाद प्रकट करता हूं कि उन्होंने एक इतने सुंदर कार्यक्रम की रचना की जो आज सारे भारत में प्रसिद्ध हो रहा है और इससे नवोदित कवि ये विशेष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। सबसे पहले एक छोटी सी कविता पढ़ रहा हूँ सर, जो है फूल फल का जहान होता है, पंछियों का मकान होता है, राहगीरों की जान होता है, खुश्क धरती की शान होता है, और चूल्हे जलाता है कट कर पेड़ कितना महान होता है। धन्यवाद। पेड़ कितना महान होता है। और एक मुक्तक देखिए, फूल होता है जैसे चमन के लिए, जैसे होती है मूरत भजन के लिए, जैसे होता है सूरज गगन के लिए, तुम भी ऐसे बनो इस वतन के लिए, तुम भी ऐसे बनो इस वतन के लिए। और देखिए इसमें एक मुक्तक और पढ़ा हूँ, इसमें एक शब्द है गौतम। गौतम का अर्थ है गौतम बुद्ध। तो आप गौतम बुद्ध की घटना को ध्यान में रखिएगा और ये मुक्तक सुनिएगा आप, जो है फेरे के वक्त तुमने उठाए थे जो वचन, शादी के बाद उनको भुलाना गुनाह है। फेरे के वक्त तुमने उठाए थे जो वचन, शादी के बाद उनको भुलाना गुनाह है। गौतम तुम्हारा कैसा ही मकसद सही मगर, गौतम तुम्हारा कैसा ही मकसद सही मगर, बीवी को सोता छोड़ के जाना गुनाह है। बीवी को सोता छोड़ के जाना गुनाह है। और देखिए हम अपने माँ बाप को पहचान नहीं पाते हैं, उनके साथ रहते हैं, लेकिन वो क्या अनुभव करते हैं उसका हमें जो है इल्म नहीं हो पाता। ये देखिए, वक्त के साथ चलना ही काफ़ी नहीं, वक्त के आगे भी सोचना चाहिए। अपने माँ बाप को जानने के लिए, अपने माँ बाप को जानने के लिए, बूढ़ा बन कर कभी देखना चाहिए। बूढ़ा बन कर कभी देखना चाहिए। और अब जो है हालात पर पढ़ा हूँ दो क़तात। उसे सदमे दिए थे जिंदगी ने,
मगर तोड़ा हमारी बेहिसी ने, उसे सदमे दिए थे जिंदगी ने, मगर तोड़ा हमारी बेहिसी ने। सुनो सिक्कों की झनकारें हटाकर, सुनो सिक्कों की झनकारें हटाकर, कहा है कुछ किसी की खुद कुशी ने। और देखिए एक मुक्तक और देखिए, पत्थर की पोशाक पहनकर कांटों का एहसास नहीं है, लेकिन फूलों को छूने का सुख भी मेरे पास नहीं है, सुख भी मेरे पास नहीं है। और देखिए एक मुक्तक, ना खिड़की और ना है दर, फिर भी ये लगता है घर, धरती के एक टुकड़े को ही मैंने देखा मुड़ मुड़ कर। सतमोला कवियों की चौपाल आपका अपना चलाया हुआ एक अभियान है। सतमोला कवियों की चौपाल इसलिए प्रारंभ हुआ था कि जो मंचों पे कवि सम्मेलनों में कविता प्रदर्शित हो चुकी थी, कविता एक भद्दे चुटकुलों का नाम हो चुकी थी, आने वाली पीढ़ी भद्दे चुटकुले अश्लील प्रस्तुति को ही कविता ना समझ बैठे, कविता ना जान पाए। कविता को कविता के रूप में प्रस्तुत करना कोई हमारा आदर्श काम नहीं कर रहे, किंतु केवल इतना हमारा प्रयास जरूर रहता है, कविता कविता रहे, चुटकुला चुटकुला रहे, लाफ्टर लाफ्टर रहे, और कविता को कविता के रूप में जानना चाहिए। ये हमारा अभियान है। आप सतमोला कवि चौपाल में आप हमारे साथ सहयोग करें, आए। यदि आप नामांकुर हैं, आपको कुछ समझते कि मैं लिख सकता हूं या लिख रहा हूं, निसंकोच आप हमसे संपर्क करें, हम आपको अपने कार्यक्रम में स्थान देंगे। हमारे केवल नामांकुर नहीं है, दर्शकों में से भी अगर किसी को गलती से कविता के कीड़े ने काट लिया तो वो भी यहां पर आके प्रस्तुति दे सकता है। उसका हमने एक अलग स्लॉट रखा है, सबसे आखिर में। कम से कम वो देख के खुश हो सकता है कि देखो मैं टीवी पे आया हूं, मैं देखो पढ़ रहा हूं। और उसमें एक ये हमारी जिसको बोलते हैं वर्कशॉप भी होती है। सतमोला कवि चौपाल केवल कविता का कार्यक्रम का नाम नहीं, एक वर्कशॉप भी। तो सतमोला कवियों के चौपाल से जुड़ने के लिए आप हमारे से निरंतर हमारे साथ जुड़ने के लिए टीवी स्क्रॉल पर चल रहे जो नंबर है 9711182183 पर हमसे संपर्क करें, जुड़ जाइए हमारे साथ आजीवन सहयोगी के रूप में हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़े। और सतमोला कवियों चौपाल में निरंतर हर 6 माह के बाद काव्य पाठ करने के लिए आप पात्रता आपके पास प्राप्त हो जाती है। तो देर ना कीजिए, सतमोला कवियों चौपाल में आप हमें फोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए 9711182183। तो मिलते हैं अगले रविवार सतमोला कवियों चौपाल में नए और ज्येष्ठ कवियों के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप, सभी आए हुए आमंत्रित कवियों का और सतमोला कवियों के चौपाल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं।
आज बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में सतमोला कवियों की चौपाल में श्री रामनिवास गोयल जी, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष, और श्री महेंद्र गोयल जी, विधायक जी, आज हमारे साथ उपस्थित हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। दोस्तों, आज मुझे विश्वास नहीं होता कि 18 साल पहले जब परवीन आर्य जी मेरे पास आए कि इस तरह से कोई कवियों का सम्मेलन का प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो उस समय मुझे ये विश्वास नहीं था कि ये प्रोग्राम इतना सक्सेस होगा और ये 18 साल पूरे करेगा अपने। और मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत था कि ये जो कवि हमारे भी जो हैं हमारे, ये एक हमारी धरोहर है हमारे समाज की। आज जो कल्चर हमारा दिन पे दिन बदलता जा रहा है, अगर हमने कवियों को वो प्रोत्साहन, वो इज्जत नहीं दी, तो धीरे धीरे छवि हमारी, ये सभ्यता हमारी ख़त्म हो जाएगी। लोग जानेंगे भी नहीं कि भाई वो क्या कवि सम्मेलन क्या होता है, कवि क्या होते हैं। तो मेरा मानना है कि हम लोगों को उनको पूरा मौका मिलना चाहिए, पूरी इज्जत मिलनी चाहिए। उसी उद्देश्य के अंदर सतमोला हमेशा अग्रसर रहा है। सतमोला कवियों की चौपाल को आज 18 साल हो गए हैं और हर साल दशहरे पे हम लोग बालाजी रामलीला कमेटी में एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन करते हैं सतमोला कवियों की चौपाल का, और उसमें जाने माने कवि आते हैं। और मुझे लगता है दिल्ली का शायद सबसे अच्छा कवि सम्मेलन में वो अपना जगह बनाता जा रहा है। और ये बड़े गर्व का विषय है कि इस सतमोला कवियों की चौपाल में करीब 15,000 से ज़्यादा कवि अपना योगदान दे चुके हैं। और मैं आने के लिए जो नए कवि हैं उन सबको भी इस स्टेज पे आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और अपनी योग्यता को प्रकट करें। धन्यवाद। आज इस कवियों के चौपाल में हमारे बीच उपस्थित रहे परम आदरणीय रामनिवास गोयल जी, अध्यक्ष विधानसभा दिल्ली प्रदेश। ऐसा लगता है कि दिल्ली प्रदेश के अति लोकप्रिय विधायक श्री महेंद्र गोयल जी, सब आज यहाँ कवि उपस्थित हैं, मुझको छोड़कर शायद। और कवि राजनीति पर कविता कहते हैं, बहुत कविताएं कहते हैं, अच्छी कटाक्ष करने वाली। पर आज राजनीति को पहली बार कविता करते मैंने इस मंच पर देखा है। रामनिवास जी की कविता हमने सुनी, फिर महेंद्र भाई जी का क्या कहना है कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, यही शब्द है। जब ऐसे राजनीतिक भी होंगे जिनका साहित्य से इतना गहरा नाता हो, तो फिर राजनीति दिग्भ्रमित कैसे हो सकती है। मुझे बहुत संतोष है, मुझे बहुत गर्व है कि साहित्य और राजनीति का जब तालमेल हो जाएगा तो देश में जो घालमेल है वो स्वयं छट जाएगा। मुझे परवीन जी का प्रेम मिलता है। मैं कोई कवि नहीं हूँ, अपने परिवार में कविताएं मैं भी लिखता हूँ, पर मैं कोई पब्लिक जो है कोई जनता कवि नहीं हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या कविता से क्या कहते हैं कि दूर दूर तक नाता नहीं है। पर परवीन जी मेरे मित्र हैं, मेरे सहयोगी हैं। हम एक संस्था में सहयोगी के रूप में काम करते हैं। वो मुझे प्रेम देते हैं, मुझे आदर देते हैं और मुझे यदा कदा ऐसी सभाओं में आने का निमंत्रण देते हैं जिसे मैं चाहकर भी कभी ना नहीं कर पाया। आज भी ऐसी ही कुछ उनका निमंत्रण मुझे मिला, मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ। कुछ कविताएं मैं नहीं भी सुन सका, मैं थोड़ा देरी से आया था, परंतु मुझे लगा कि
अजनबी जी को सुनने के बाद मैंने सब कवियों को सुना, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके सभी प्रतिनिधि के रूप में हमारे जो आज की सभा के मुख्य अतिथि थे श्री रामनिवास गोयल जी का और श्री महेंद्र गोयल जी का, जो शायद जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं रहता हूँ मेरी ही विधायक है, ऐसा है। मैं रोहिणी में रहता हूँ। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आप ऐसे ही हम सब कवियों को आप प्रेरणा स्रोत बनते रहें, बने हैं, बनते रहेंगे, ऐसी आशा करता हूँ। अनिल जी के बारे में आज मेरा पहली बार उनसे संपर्क हुआ है, मिलना हुआ है। प्रवीण जी बहुत तारीफ़ करते हैं आपकी, बहुत तारीफ़ करते हैं। जब ये तारीफ़ करते हैं तो मुझे जेलसी भी होती है सच कहूँ तो। मैं इनसे कभी कभी कहता था कि आप मुझसे मिलवाते क्यों नहीं हैं, तो कहते थे भाई साहब आपको कभी मिलवाऊंगा। तो आज आपसे मुझे मिलने का सौभाग्य मिला। आप जो संरक्षक के नाते से जो इस मंच को जो आप देते हैं, आपको ईश्वर उससे कई गुना और करके वापस लौटाए और आप उसका भी कई गुना करके इस साहित्य को वापस लौटाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब कवियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप देश को, समाज को जो दे रहे हैं, ऐसे ही समाज को और जैसे कहते हैं दिल मांगे मोर, ऐसा ही और कि विश्वास, ये श्रद्धा, ये प्रेम, ये राष्ट्रभक्ति आप बांटते रहें और हम सबका जो है आप जो है प्रेरणा ऐसी हमें देते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नए नए कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है ये। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ और इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे।
तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।